पहुंचे हुए हैं आज। मोदी जी बीकानेर में जाकर के बताया है कि मेरे रगों में रक्त नहीं सिंदूर बह रहा है। लेकिन पहलगाम नहीं गए, वो मणिपुर भी नहीं गए, वो पुलवामा भी उस समय नहीं गए। वो ऐसी किसी जगह पर घटना के समय पर घटना स्थल पर नहीं जाते हैं। राहुल गांधी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बखूबी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी पुंछ पहुंचे हैं, दूसरी तरफ जयशंकर को लेकर के जो उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट जो है वो सवाल बड़ा होता जा रहा है कि आखिर जे जे क्यों कहा राहुल गांधी ने, क्या है उस जे जे का मतलब, क्या माना जाए। नहीं, मैं प्रफुल्ल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जोकर को जोकर ही कहा जाएगा, जोकर जयशंकर है तो निश्चित रूप से उसका जो मैं अभिप्राय समझता हूं वो यही समझता हूं। बहरहाल जो भी उन्होंने कहा हो वो असली मकसद तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। क्योंकि जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, उन सारी जगह जहां विक्टिम थे, जहां गोलियां चली, जहां हमारे लोग शहीद हुए, हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारों से उनसे मिलना चाहिए था, वह काम प्रधानमंत्री ने नहीं किया। वह काम कौन कर रहा है जाके? राहुल गांधी। तो भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जाना चाहिए था। आप याद करिए 1971 की लड़ाई, श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, वहां पर जब युद्ध चल रहा था तो उस बॉर्डर पे गई थी। सेना अध्यक्ष ने मना किया, कहा कि आपको गोली लग सकती है। उन्होंने कहा जब हमारा सैनिक मर सकता है तो प्रधानमंत्री को तो पहले मरने का वो होना चाहिए। तो वो वहां जाती हैं। लेकिन हमारा मौजूदा प्रधानमंत्री इतना कायर है कि वो वहां जाने की बजाय कहां जाता है? जालंधर से, सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पे आदमपुर जो स्टेशन है, एयरबेस है, वहां जाता है। अब आप सोचिए, उसको चाहिए था वो जाता सीमा पे उस जगह खड़ा होता और खड़े होके वहां से यही बात जो उसने कही सिंदूर वाली बात बीकानेर से, वो वहां से कहता तो शायद प्रभावी होती। लगता कि हाँ, सिंदूर सचमुच वो ये कर रहा है। हालांकि रासायनिक तौर पे ये कभी संभव नहीं है। मैंने इसको लेके ट्वीट भी किया और मैंने कहा नरेंद्र मोदी को इलाज की जरूरत है, तत्काल वो इलाज करवाइए। बहरहाल नहीं तो पता नहीं कब वो मर जाएंगे, हम नहीं बता सकते हैं। और ईश्वर करे उन्हें लंबी उम्र मिले, और मैं तो चाहता हूं इतनी मिले कि वो चाहे 100 साल और बिस्तर पे ही पड़े रहें, लेकिन उन्हें जीवित रहना चाहिए। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। बहरहाल मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को घटना 22 तारीख को होती है, उसके पहले आप देखिए 15 तारीख को इंटेलिजेंस यह इनपुट दे देता है, रॉ यह इनपुट दे देता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही। यह बात भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, वो ट्वीट भी करता है। अब आप सोचिए कि कुछ जम्मू कश्मीर में बड़ा होने जा रहा। 19 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। वैसे तो शौचालयों को भी वो हरी झंडी दिखाते हैं, जाके उसके भी फीते काटते हैं। वहां वंदे भारत की ट्रेन का उद्घाटन रुक गया, नाना साहब नहीं जाएंगे, डर लग गया। अब उसके बाद में 22 तारीख को यह घटना हो जाती है। मैं इस जगह एक चीज बताऊंगा, आप याद करिए 2013 डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को जाकर के वहां टनल और दूसरे प्रोजेक्ट का कुछ का उद्घाटन करना था, कुछ का शिलान्यास करना था। जो सोनमर्ग वाली बनी हुई है, टनल बन के तैयार हो गई। मैं अभी गया था, जब अभी कश्मीर इस घटना के बाद, तो मैं उस टनल से गया आगे, तो बहुत अच्छी टनल बनी है। तो वहां पर जब उसका वो शिलान्यास करने गए तो ये कहा गया उसके जस्ट एक दिन पहले आतंकी घटना होती है उसी जगह। तुरंत आ जाता है नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा सब कुछ। श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह वहां गए, उन्होंने सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, सभी जगह वो किए। गूगल कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। उस समय मैं इंडिया न्यूज में था,
और इंडिया न्यूज में मैंने उसका पूरा कवरेज का वीडियो चलाया था और सारी घटना बताई थी, आप कहेंगे मैं भेज दूंगा। बहरहाल ये सोचिए, यह होता है एक लीडर का फर्ज। और यहां क्या है, हमारा लीडर इतना फट्टू कि वो भाग खड़ा होता है, ना ना हम नहीं जाएंगे। अरे भैया, तुम्हें तो दूर करना था, जहां घटना हुई है उससे बहुत दूर तुम्हें करना था, करीब करीब 100 किलोमीटर दूर करना था। तो अब आप सोचिए, जब इतना डरपोक और कायर प्रधानमंत्री हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे। बहरहाल घटना हो जाती है 22 तारीख को। जब घटना होती है इमीडिएट आप चेक करा लीजिएगा, प्रधानमंत्री को उसकी सूचना 5 मिनट के भीतर पीएमओ से वहां दे दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री इस घटना की सूचना के बाद रात तक वहां के तमाम नाच गाने और अपने प्रदर्शन और अपना पूरा जैसा वो कराता है उन सब में मस्त रहा, गाने गवाता रहा और सब कुछ करता रहा, नाचता रहा। यह सब हुआ जब हमारे 28 लोग मौत के मुंह में चले गए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हालात ये हैं उसके कि उसे अगले दिन सही में आना था, कोई ये नहीं है कि उसे कोई अगले दिन नहीं आना था। जो प्रोग्राम था वो एक ही दिन का था, अगले दिन उन्हें वहां से विदा होना था। साहब क्या मीडिया में छपवाया गया, प्रधानमंत्री अपनी यात्रा बीच में ही रोक के आ रहे हैं और ये करके आ रहे हैं। काहे की बीच में रोक के आ रहे हैं भाई? आपको तो सुबह सुबह आना ही था वहां से। तो और वहां से भारत में नई दिल्ली तक का जो रास्ता है एयर से, वो सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट का था। 48 मिनट। अब आप सोचिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास जो वाहन है, यानी वो विमान है 8,500 करोड़ रुपए का जो स्पेशली खरीदा गया है, वो वही है जो इतनी स्पीड से और सारी चीजें कर लेता है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री हमारा नहीं आता है, वो अर्ली मॉर्निंग पहुंचता है। अब आप सोचिए, उधर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अमेरिका में होते हैं, उन्हें पता चलता है, वो अपने कार्यक्रम रद्द करते हैं और उनके पास कोई विमान नहीं होता है। वो प्राइवेट उससे जैसे टिकट लेके आना होता है वैसे ही तुरंत आए और आते ही दिल्ली में उतरते ही वो ये नहीं गए कि वो आराम करें, वो तुरंत CWC की मीटिंग में गए और इस घटना को लेकर के तत्काल सरकार और सेना का साथ देने का फैसला लिया गया और कहा गया कि जो भी कड़े से कड़ा एक्शन सरकार ले, सेना ले, हम उसके साथ खड़े, कोई सवाल नहीं। आप बताइए, इतना सपोर्ट ना 1947 में मिला था, ना 1962 में मिला था, ना 1965 में मिला था, ना 1971 में मिला। तो आप देखिए, इतना बड़ा आपको सपोर्ट मिल रहा था। जब 1947 की लड़ाई हुई थी पहली, याद करिए, उस समय प्रधानमंत्री का जो पद होता था वो वैसा ही था जैसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की स्थिति। वो म्यूनिसिपल समझ लीजिए टाइप का एक पद था, उसके पास न सेना थी, न कुछ था, न कुछ था। ये आपको जानकारी के लिए बता दूं, उस समय कमांडर इन चीफ कौन होता था सेना का? लॉर्ड माउंटबेटन। वही पाकिस्तान का भी कमांडर इन चीफ था और वही भारत का भी कमांडर इन चीफ था। उसके बाद में जो फील्ड मार्शल था, वो फील्ड मार्शल भारत का भी फील्ड मार्शल था और पाकिस्तान की भी सेना का फील्ड मार्शल था। और दोनों के जो सेना अध्यक्ष थे वो दोनों अंग्रेज थे और दोनों रात को साथ में ही दारू पीते थे। अब आप सोचिए, तब हम युद्ध लड़ रहे थे और उस युद्ध में क्या कहते हैं लोग, पीओके ये हो गया, क्यों नहीं ये लिया, अक्साई चीन ये है और वो है। इन मूर्खों से पूछो कि 22 तारीख को, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की जो सेना और कबीलियाई पश्तून ये सब मिल करके जो घुस आए थे, उन्होंने श्रीलंका, वो श्रीनगर तक कब्जा कर लिया था। राजा भाग खड़ा हुआ, भाग करके दिल्ली आया और दिल्ली आके कहता, वो पाकिस्तान से साइन भी कर चुका था, पहले ही कर चुका था।
अब आप सोचिए, तब आता है कहता है नहीं अब हमें बचा लो, तो यही कहा जाता है भैया आप क्या बचा ले, तुम तो पहले ही उनके साथ जा चुके हो। तब कहता है नहीं नहीं हम इसको, तो ये होता है कि नहीं पहले तुम हमारे साथ समझौता करो तब हम भेजेंगे कोई, नहीं तो पाकिस्तान कहेगा हमारे यहां जबरदस्ती घुस रहे हैं। भाई वो साइन करता है लेकिन तब भी शर्तें रखता है, वही शर्तें अनुच्छेद 370 है और वही जो है 35A थी। तो अब आप समझिए उस समय उन समझौतों के साथ में वो एग्री होता है, 26 तारीख की रात को लॉर्ड माउंटबेटन उस पर मंजूरी देते हैं, तब 27 तारीख की सुबह हमारी सेनाएं वहां पहुंचती हैं। हमारी सेनाएं उस समय न तो बहुत संसाधन था और पहाड़ों पे लड़ने की अभ्यस्त नहीं थी। तब नेहरू जी ने मदद ली शेख अब्दुल्ला की, और शेख अब्दुल्ला ने उस समय वहां की लड़कियों को, तमाम सिख मुस्लिम और दूसरे हिंदू जो पंडित थे उन सब की लड़कियों पुरुषों युवाओं सबको जोड़ करके एक सेना बनाई। उस सेना की पंडित नेहरू ने सलामी भी ली थी और तब कहीं लड़ाई लड़ी। और जो ये गधे कहते हैं इनको यह भी बता दीजिए कि 2 दिन 4 दिन लड़ाई नहीं चली थी, 1 साल 3 महीने लड़ाई चली थी। 22 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जो हमने लड़ना शुरू किया 27 अक्टूबर से, 27 अक्टूबर 1947 से 31 दिसंबर 1948 तक लड़ाई चली। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हुआ था। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारी सेना ये कर लेती वो कर लेती, कुछ ना कर लेती, क्योंकि हमारे पास न वो संसाधन थे, न वो स्थितियां थी, न हमारी सरकार को वो अख्तियार थे, और राजा का आदेश चलता था, राजा जहां तक कहेगा वहीं तक जाएंगे, राजा के अधीन आप लड़ रहे थे। तो इसलिए इन लोगों को बता दीजिए कि साहब झूठ बोलना बंद कीजिए। तो हमारा प्रधानमंत्री आता है, क्या करता है, आ करके बिहार चुनाव प्रचार करने चला जाता है। मतलब उसके लिए इस देश आवश्यक नहीं था, लेकिन राहुल गांधी सर्वदलीय मीटिंग में भी जाते हैं और उसके बाद कश्मीर पहुंच जाते हैं, वहां घटना स्थल पे भी जाते हैं, उन लोगों से भी मिलते हैं, सबसे मिलके और सारी चीजें करके, वहां के इफेक्टेड लोगों से मिलके, सेना के लोगों से मिलके, और जब आते हैं तो आप सोचिए उसके बाद वो कहां जाते हैं, जो शहीद हुए वहां घटनाओं में उनके घर जाते हैं। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री आज तक पुंछ में घटना हुई हो या कोई हुई हो, किसी में भी गया हो तो आप मुझे बता दीजिए, किसी में भी नहीं गया। और इतना ज्यादा झूठ प्रचार होता है, जबकि सच्चाई आप देखिए, सच्चाई ये है कि जितने घटनाएं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की हुई हैं उतनी कभी नहीं हुई है। तो यह जान लीजिए कि झूठ बोलने का पूरा इतिहास बना रखा है। 2004 से लेके 2014 तक जो जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी घटनाएं थी, कांग्रेस के शासनकाल में, मनमोहन सिंह के शासनकाल में सिर्फ 2 हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बड़ी बड़ी घटनाओं की बात कर रहा हूं, 18 घटनाएं हुई हैं आतंकी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, बॉर्डर पार का जिसमें कनेक्शन बताया जाता है। क्या कर रहे हैं ये, हर बार ड्रामा कि हाँ हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हमारी सेना की उन्होंने बेइज्जती करा दी है। हमारी सेना में बहुत दम है, हमारी सेना का एक एक जवान, एक एक अफसर इस देश के लिए समर्पित है। लेकिन इस कायर प्रधानमंत्री ने उसको दुनिया में कलंकित कर दिया है। आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है जीत का, यानी हमारी सेना क्या हारी है? नहीं। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके भी उसके राष्ट्र के संदेश को कंडेम नहीं कर रहा है। उसने घोषित कर दिया 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। उसने अपने सेना अध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। आप ये देखिए, इतना वो सब कुछ करता चला जा रहा है और आपकी औकात नहीं है। आपका विदेश मंत्री कहता है हमने इस घटना के पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहा। अब आप बताइए, आप यदि कह दिए तो हमारे सैनिकों की मौत के कारण आप हैं,
हमारे नागरिकों की मौत का कारण आप हैं, और हमारे तमाम विमान और जो भी चीजें मारी गई और जो भी कुछ हुआ है उन सब के भी नुकसान के कारण आप हैं, क्योंकि आपने पहले बता दिया। सामान्य नियम जो है, जो हमारा समझौता है, जो चंद्रशेखर करके गए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समझौते के मुताबिक हम घटना के बाद बताएंगे, पहले बिल्कुल नहीं। यहां आपने लिखा एट, बोला कि एट स्टार्ट, तो आप स्टार्ट में ही यदि बता देंगे तो साहब, चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो, तो साहब आप हमारे लोगों को मरवाने के लिए, ये हमारे, कल मैंने देखा एक अयोध्या का लड़का था, तिवारी लेफ्टिनेंट, बेचारा शहीद हो गया सिक्किम के पास में। कोई है, कोई उस पे एक नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी श्रद्धांजलि दी हो? इतना बेशर्म और कायर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में न कभी हुआ है और दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री भी हमें देखने को मिलेगा, यह हमारे लिए शर्मनाक बात है। जी, सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये सारी चीजें जो एक के बाद एक तमाम बयानबाजियां हो रही हैं देश विदेश से, उन देश में जो सवाल पूछे जा रहे हैं और विदेशों से तमाम जो बयानबाजियां आ रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, भारत की तरफ से उसका माकूल जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक तरफ पाकिस्तान जश्न मनाने की बात करता है, जश्न मनाता है, और दूसरी तरफ हमारा विदेश मंत्री एक सवाल के जवाब में हकलाने लग जाता है, फंबल करने लग जाता है, और उसको अपने लिए टाइम मांगना पड़ता है कि हाँ हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या परिस्थिति है ये कैसे जो है ये परिस्थिति कहां से आ गई, कैसे बन गई? ये सारे सवाल तो आज की तारीख में बड़े हैं ही। एक और चीज है, भारत में जिन सवालों को उठाया जाना चाहिए था, सबसे पहले पूछे जाने चाहिए थे, उन सवालों पर भारत की मीडिया तो मौन है, वो सवाल पूछेगी नहीं, या शायद पूछने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर, वो पूछ नहीं सकते। ये वही सवाल है जो नरेंद्र मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 26/11 के हमले के बाद ताजमहल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस, होटल ताज के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ रहे थे। वही सवाल है, ये वही सवाल है जो हम लगातार पूछते चले आ रहे हैं। ये वही सवाल है जो देश में एक बड़ा तबका सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार और प्रधानमंत्री से पूछता चला आ रहा है, लेकिन वही एक बड़ा लंबा घोर घनघोर सन्नाटा दिखाई दे रहा है इन सारे सवालों पर। और यही सवाल जब विदेशी मीडिया पूछती है विदेश मंत्री जयशंकर से, तो वो हकलाने लगते हैं, बगले झांकने लग जाते हैं, अपने लिए उनको टाइम मांगना पड़ता है। एक ब्यूरोक्रेट जो जीवन भर उसमें रहा, उस सर्विस में, वो बोल नहीं पा रहा है, जवाब नहीं है उसके पास देने के लिए, वो जवाब क्या दे? और एक ऐसे कमजोर व्यक्ति को देश और दुनिया के सामने छोड़ दिया गया है, जिसको जो विदेशी मीडिया के सवालों का सामना कर रहा है। देश में तो भद पिट ही रही है, विदेश में भी जाकर के भद पिटवा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार आपकी विदेश नीति ऐसी हो रही है जो जिस पर सवाल उठते चले जा रहे हैं। विदेश नीति पर सवाल उठ रहे थे, अब विदेश मंत्री के बोलने तक पर सवाल उठ रहे हैं। विदेश मंत्री लगातार ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो हमारी सरकार, हमारे देश को झुकाने का काम कर रही है। केवल मोदी जी नहीं झुक रहे हैं, केवल मोदी जी का अपमान नहीं हो रहा है, देश का भी अपमान हो रहा है दुनिया के नजर में। जिस पाकिस्तान की हैसियत नहीं थी, वो पाकिस्तान आज जीत का जश्न मनाने की स्थिति में खड़ा सामने दिख रहा है, जश्न मना रहा है। और आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस जारी होने का देशवासियों को क्या फायदा मिल रहा है? प्रकाश सर, जो मीडिया को सवाल करना चाहिए था वो तो नहीं पूछ रहे, लेकिन विदेशी मीडिया जो सवाल पूछ रही है